हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री विद रुचिका। आज का टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। आज के इस टॉपिक में हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, एनर्जी की इक्वेशन और साई की इक्वेशन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। इस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी दो डायग्राम्स की। ये हमारा जो डायग्राम है ये साई के लिए है, जो कि हमारा इक्वेशन होती है √2/L साइन n πx/L। ये इक्वेशन आपको याद होगी, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में कराई है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन पार्टिकल, ये साई स्क्वायर की इक्वेशन है हमारी। अब स्क्वायर कर दिया है तो रूट हट जाएगा, 2/L साइन स्क्वायर n πx/L। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो इक्वेशन होगी ये इन दोनों डायग्राम्स के लिए। तो पहला जो है हमारा n=1 के लिए, जो हमारा फेज होगा ये पॉजिटिव होगा। n=2 के लिए हमारी जो ग्राफ है वो चेंज हो जाएगा। सॉरी गाइस, डायग्राम थोड़ा सा वो हो रहा है, बट आप समझ जाना इसको। n=3 के लिए, n=4 के लिए। अब सेम हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन पार्टिकल में हम करते हैं। इसमें जो है हमारा हर चीज़ पॉजिटिव में होने वाला है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ पे लोब्स हमारे ऐसे बनेंगे। सेम यहाँ पे आप लिख सकते हो n=1, n=2 के लिए, n=3, n=4 के लिए। अब यहाँ पे जो हमारी बॉक्स की लेंथ है वो 0 to L है, 0 to L इसमें भी। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो हमारा साई है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ये सिर्फ हमारा फेस बताता है कि वो पॉजिटिव फेज में है पार्टिकल कि नेगेटिव फेज में है। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है ये बताता है कि ये पॉजिटिव फेज में है कि नेगेटिव फेज में है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो साई स्क्वायर है ये हमारा पार्टिकल इन उस बॉक्स में पार्टिकल प्रेजेंट है कि नहीं, कहाँ पे प्रेजेंट है वो बताता है। ये प्रोबेबिलिटी बताता है ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, तो अब हमें इसमें देखा गया है कि साई में और साई स्क्वायर में जब ये हम डायग्राम्स बनाते हैं तो इसका जो लोब है, जो साई स्क्वायर का लोब है, इसका लोब बढ़ गया है। ये अब मैंने डायग्राम में क्लियरली आपको नहीं दिखाया है, बट आप इसको समझ लो कि इसका जो लोब्स का साइज़ है वो बढ़ जाता है अगर हम साइज स्क्वायर में देखते हैं। तो इसी में हम लिखते हैं कि साइज ऑफ लोब इंक्रीजेस। साइज स्क्वायर के केस में साइज ऑफ द लोब इंक्रीज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी ये है कि हमने ऐसा देखा है कि एक सिमेट्री असिमेट्री एक ये हमारा एक पैटर्न फॉलो होता है। तो आपको इसको याद करना है कि पहले में सिमेट्री होता है, दूसरे में एसिमेट्री होता है, अगेन सिमेट्री, और ये एसिमेट्री। एडजेसेंट में वो ऑल्टरनेट ही फॉलो करता है। सिमेट्री है तो एसिमेट्री, फिर सिमेट्री, फिर एसिमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा है। चलिए अब सेकंड आपको मैंने बता दिया, एसिमेट्री एंड सिमेट्री ये एक सीरीज फॉलो होती है उस बॉक्स के अंदर।
अगर आप जो स्टेट है हमारा मतलब n जो है उस पर अगर आप फॉलो अप करते हैं, ऊपर बढ़ते जाते हैं, तो आपकी ये सीरीज़ फॉलो होती है सिमेट्री एसिमेट्री की। चलिए अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं कि अब हमें पता है कि n इज इक्वल्स टू 1 में हमारा जो प्रोबेबिलिटी, हमारा जो फेज़ है ये है पॉजिटिव। तो मतलब कि पूरा का पूरा सेंटर में हमें मिल रहा है वो पार्टिकल, पूरा सेंटर में ही है पार्टिकल प्रेजेंट। ठीक है, तो ये आपको हमारा n इज इक्वल्स टू 1 से डिनोट हो रहा है। अब n इज इक्वल्स टू 2 में देखा जाए तो हमारा ये पॉजिटिव फेज में है और ये नेगेटिव फेज में है। n इज इक्वल्स टू 3 में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अगेन ये पॉजिटिव। 4 में ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आपको फेसेस का इंटरचेंज दिख जाएगा। ऐसे करते करते अगर n की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, n हमारा क्या है यहाँ पे, क्वांटम नंबर। ठीक है, मतलब वो स्टेट, क्वांटम मैकेनिकल स्टेट की स्टेट रिप्रेजेंट है हमारा पार्टिकल। तो अगर ये n हमारा हाई हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो जो हमारे जो पार्टिकल को फाइंड करने का, पार्टिकल को जो फाइंड करने का प्रोसेस है वो ऐसे फाइंड होगा पार्टिकल हमारा। इसका मतलब है कि पार्टिकल हमारा कहीं भी हो सकता है, इस 0 से लेके l के बीच में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है पार्टिकल, अगर n हमारा बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो हमारा जो क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर है वो पूरा का पूरा एक क्लासिकल बिहेवियर में कन्वर्ट हो गया है। क्लासिकल बिहेवियर मतलब कहीं भी पार्टिकल हमारा प्रेजेंट हो सकता है, और क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर का मतलब है कि कहीं कहीं पार्टिकल हमारा प्रेजेंट हो सकता है। बट अगर n की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, मतलब हमारा जो पार्टिकल है वो कहीं भी फाउंड हो सकता है। तो इसे हम बोलते हैं एक बोहर की करस्पॉन्डेंस थ्योरी। जब क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर क्लासिकल बिहेवियर की तरफ बढ़ने लगता है तो ये हमारा बोहर्स थ्योरी को, बोहर्स की करस्पॉन्डेंस थ्योरी को डिराइव करता है। तो ये हमारा डिनोट करता है बोहर्स की करस्पॉन्डेंस थ्योरी। तो ये आपको अपने आंसर राइटिंग में लिखना है, ये आप अपनी तरफ से नहीं लिखोगे कि क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर क्लासिकल बिहेवियर के बराबर हो गया। आप लिखोगे एज पर द बोहर्स करस्पॉन्डेंस थ्योरी व्हेन n इज इक्वल्स टू हाई, सो quantum mechanical behavior is equals to the classical behavior। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना आपको याद रखना है आंसर राइटिंग। मैं साथ साथ आपको आंसर राइटिंग की टिप्स भी बताती जा रही हूँ ताकि एक साथ बताने में कुछ पॉइंट छूट जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा आता है कि नोड्स क्या होते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट नोड्स कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो नोड्स होते हैं वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी जो पार्टिकल की जो फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी है वो 0 होती है। मतलब यहाँ पे जो n इज इक्वल्स टू 1 है, इस डायग्राम में देखिए आप n इज इक्वल्स टू 1 में कहीं भी पार्टिकल नहीं फाउंड होगा हमारा, मतलब हर जगह पार्टिकल फाउंड होगा। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर पार्टिकल ना फाउंड हो। हमें पता है n इक्वल्स टू 1 में पार्टिकल 100% होगा, n इक्वल्स टू 2 में ये जो हमारा पॉइंट है इसे बोलते हैं नोड, मतलब जहाँ पे हमारा पार्टिकल फाइंड नहीं होगा। n इक्वल्स टू 3 में एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो जाएगा। n इक्वल्स टू 4 में एक ये पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाने वाला है। तो नोड्स की आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया आपको कि नोड्स क्या होते हैं। अब नोड निकालते कैसे हैं। नोड का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे। तो नोड्स का फॉर्मूला होता है n-1, मतलब कि अगर मान लीजिए n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे n हमारा 0, n हमारा 1 हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू n-1 मतलब 0, मतलब n जब n की वैल्यू हमारी 1 है तो वहाँ पे एक भी नोड प्रेजेंट नहीं है। जब n की वैल्यू 2 है तो मतलब हमारा एक नोड प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जब नोड्स के साथ साथ मैक्सिमा और मिनिमा भी हमें मिल जाएगा। यहाँ पे जब n इक्वल्स टू 1 है तो हमारा पूरा सेंटर पे प्रेजेंट है, तो ये आपको पता है। जब n इक्वल्स टू 2 है तो हमारे यहाँ पे 2 मैक्सिमा मिल जाएंगे, एक ये मैक्सिमा मिल जाएगा और एक ये मैक्सिमा मिल जाएगा। जो नोड है इसे हम लोग मिनिमा बोलते हैं।
n=3 में एक ये मैक्सिमा मिल जाएगा, एक ये और एक ये वाला मैक्सिमा। सेम n=4 में आपको 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप क्वांटम मैकेनिकल स्टेट मतलब n की वैल्यू बढ़ा रहे हो, क्वांटम नंबर की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, तो आपको नंबर ऑफ मैक्सिमास भी बढ़ रहे हैं आपके, और नंबर ऑफ नोड्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे हमारे नंबर ऑफ नोड्स भी बढ़ेंगे, हमारे मैक्सिमास भी बढ़ेंगे और हमारे मिनिमास भी बढ़ेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं, फिफ्थ वाली। तो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो हमारी एनर्जी है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में डिराइव करी हुई है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में जो एनर्जी आती है हमारी, उसकी कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज़ ही होती हैं, मतलब कि वो हमारे क्वांटाइज्ड होती है। तो उसकी सिर्फ सेलेक्टेड वैल्यूज़ ही हमको लेनी है। जैसे कि ये जो हमारी एनर्जी की इक्वेशन होती है n²h²/8ml², मतलब ये क्वांटाइज्ड है हमारी जो एनर्जी। अगले स्टेट के लिए जब हम n=n+1 लेते हैं, तो उसमें ये आ जाने वाली है। अब इसमें हम निकालते हैं चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी जब इसको निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 2n+1 h²/8ml²। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी चेंज इन एनर्जी की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या डिनोट कर रहा है कि जैसे जैसे हमारा n बढ़ेगा, n की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब हमारा क्वांटम नंबर बढ़ेगा, तो दो स्टेट्स के बीच में जो हमारी एनर्जी की गैप है, मतलब जो हमारी चेंज इन एनर्जी है, ये भी हमारी बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाना चाहती हूँ कि मान लीजिए जो हमारी E1 है, E1 हमारी n² का मतलब 1 का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, h²/8ml², ये हमारा E1 है। E2 n² मतलब 4, h²/8ml²। ठीक है, इसको हम E2 = 4E1 लिख सकते हैं। देन अब E3 की वैल्यू हम 9E1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 है तो 3 का स्क्वायर 9E1 हो जाएगा। E4 की वैल्यू हम 16E1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखें तो चेंज इन एनर्जी हम निकाल रहे हैं, अगर हम चेंज इन एनर्जी निकाल रहे हैं E1 और E2 के बीच में, तो E2 - E1 करेंगे, मतलब इसमें हमारा आ जाएगा 3E1 हमारा आ रहा है। अब E4 - E3 करेंगे तो इसमें हमारा 5E1 आ रहा है। मतलब इसमें जैसे हम ये बता रहे हैं आपको कि n बढ़ रहा है तो चेंज इन एनर्जी मतलब उसका जो गैप है वो भी बढ़ रहा है, तो हमारा n बढ़ रहा है, मतलब E2 और 1 बढ़ रहा है, और E4 और 3 बढ़ रहा है, तो मतलब हमारा चेंज इन जो गैप है एनर्जी के बीच में वो भी बढ़ रहा है। तो इससे हमारा ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलती है। ठीक है, कि एनर्जी हमारी कुछ सेलेक्टेड वैल्यूज़ के लिए ही है। जैसे जैसे हमारा n क्वांटम नंबर बढ़ेगा, एनर्जी की स्टेट बढ़ेगी, वैसे वैसे एनर्जी का गैप भी बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बार बार रिवाइज करना है, और ये ही कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको आंसर राइटिंग को बेटर कर सकते हैं। चलिए, अब हमने एनर्जी निकाल ली। अब एनर्जी से हमें पता है कि हमारा वेवलेंथ भी निकल जाएगा, तो सेम प्रोसेस में हम वेवलेंथ भी निकाल लेते हैं। हमें पता है E=hc/λ। डी ब्रोगली इक्वेशन हमने सबने पढ़ी है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके उसको फिर से देख के आ सकते हैं। E=hc/λ हो गया। अब हमें पता है कि ये जो एनर्जी हमने निकाली है वो n²h²/8ml² है। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके हमारी जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो 8ml² c/2n+1 × h। लैम्डा की वैल्यू हमारी ये आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारी एनर्जी आ गई, लैम्डा आ गई, साई आ गया, हमारे नंबर ऑफ नोड्स निकाल लिए। तो अब एक कंडीशन होती है कि मान लीजिए मैंने जो उस बॉक्स है हमारा,
वन डायमेंशनल बॉक्स जो है, अगर उसका मैंने जो बाउंड्री है, एक साइड की बाउंड्री मैंने उसको रिमूव कर दी तो एनर्जी क्या आएगी। मतलब क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर if boundary of one dimensional box is removed, then what will be the energy, चेंज इन एनर्जी क्या होगी। अगर बाउंड्री रिमूव हो गई मतलब कि हमारी जो लेंथ है उसकी वो इनफाइनाइट हो गया, रिमूव कर दिया मतलब कि कहीं नहीं प्रेजेंट है, तो हम इसको इनफाइनाइट लेट कर लेते हैं। तो एल हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब एल की वैल्यू इनफाइनाइट अगर हम एनर्जी की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस एनर्जी की इक्वेशन में अगर हम एल की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर देते हैं तो ऑफकोर्स एनर्जी हमारी चेंज एनर्जी क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। एनर्जी भी ज़ीरो आएगी और चेंज इन एनर्जी भी ज़ीरो आ जाएगी। तो इसका सिंपली आंसर है कि एनर्जी की वैल्यू हमारी ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रही थी कि ये कभी कभी पूछ लेते हैं। तो अब इसकी सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ मैं चलती हूँ। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आपको डिराइव करना है कि जो लेंथ ऑफ द बॉक्स है, मतलब कि एल, एंड जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ मतलब कि जो लैम्डा, इन दोनों में आपको एक रिलेशन बताना है। अगर क्वेश्चन आता है कि इनकी रिलेशन बताओ, एल और लैम्डा का बीच में जो रिलेशन होता है उसको डिराइव करना है। तो उसको डिराइव कैसे करेंगे मैं आपको बता दें। सबसे पहले तो रिलेशन बता देती हूँ कि रिलेशन हमारा होता है एल इज इक्वल्स टू एन लैम्डा बाई 2, ये इसका रिलेशन होता है। अब आपको इसको पूरा डिराइव करना है, तो मैं डिराइव करके बता रही हूँ आपको। तो हमें पता है कि सबसे पहले तो अब लेंथ पता है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की बात हो रही है कि लेंथ दिया है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है। ठीक है, और उस पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में एनर्जी कितनी होती है। सबसे पहले तो एनर्जी लिखो आप, एनर्जी इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ml²। ठीक है, अब जो हमारी जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हमें पता है पहले से ही कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इनसाइड द बॉक्स ज़ीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ mv² है, तो उसे लिखो, जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होती है, ये हमें पता है पहले से। तो मतलब हमारी जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब हमारी जो बॉक्स की एनर्जी है प्लस जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब जो टोटल एनर्जी है, उनको हम बराबर कर देते हैं। टोटल एनर्जी को बराबर करने के बाद जो हमारी आती है इक्वेशन n² h² अपॉन 8ml² इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया। अब हमको इधर मैं आपको बता दूं कि अब हाफ mv² की जगह आप p²/2m लिख दो, क्योंकि डिराइव करने में इजी रहेगा। प्लैंक्स उसमें क्या कहते हैं, उस टर्म्स में लिखो आप, हाफ mv² मत लिखना। ठीक है, ये मेरे से गलती हो गई, p²/2m। ठीक, अब इसको कंटिन्यू करना है। आपको p की वैल्यू उस टर्म्स में लिखनी है कि वो लैम्डा आ जाए, क्योंकि हमें लैम्डा लाना है। तो जैसे कि हम जानते हैं डी ब्रॉगली की इक्वेशन हमने डिराइव करी थी, मैं साइड में आपको बता दूं कि डेरिवेशन डी ब्रॉगली इक्वेशन का, वरना आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो जाके, कि एक हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ को जो जैसे डिराइव करते हैं, लैम्डा की वैल्यू हमारी आती है h/p। ठीक है, ये कैसे डिराइव हुआ है हमारा, एक एनर्जी हमारी आती है mc², मतलब ये पार्टिकल नेचर को डिनोट करता है, और एक आती है हमारी E इज इक्वल्स टू hc/λ, मतलब ये हमारी वेव नेचर को डिनोट करता है। अब इन दोनों इक्वेशन को बराबर करने के बाद
mc² इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, सी से सी कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mc मतलब h अपॉन p। तो h की तो हमारी जो p की वैल्यू है उसको हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल्स टू h बाय लैम्डा लिख सकते हैं। तो यही सेम हमारे ये p की वैल्यू h बाय लैम्डा लिखनी है। तो आगे कंटिन्यू करते हुए h² बाय लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, 2m इज इक्वल्स टू n² h² अपॉन 8ml²। इसको h² से s² कैंसिल, एक m से एक m कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल। अब इसको स्क्वायर रूट ले लो, तो 1 बाय लैम्डा बचा इज इक्वल्स टू n बाय 2l बचा। अब यहाँ से हमारी जो इक्वेशन है वो l इज इक्वल्स टू n लैम्डा बाय 2 आ जाएगी। तो मतलब हमने डिराइव कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन आ सकता है, आप इसको एक बार ध्यान में रख के रिवाइज कर लेना। तो अब जो नॉर्मल न्यूमेरिकल्स होते हैं ये आप उसको क्वेश्चन पीएसपी के थ्रू लगा लेना कि वैल्यू सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, वो क्वेश्चन सा कर लेना। एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहती हूँ जो थोड़ा सा अलग है, और सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखा देती हूँ। सो ये स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द क्वांटम मैकेनिकल स्टेट of a cricket ball having a mass of 0.5 kg moving with a speed of 66.26 meter per second in a field of length 100 meter। सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि हमें निकालना क्या है इसमें। क्वांटम मैकेनिकल स्टेट मतलब वो किस स्टेट में है, ठीक है। और मास हमारा दिया है 0.5 kg, मूविंग विद द स्पीड दी है हमारी 66.26 और लेंथ दी है मतलब हमें एल दिया है। तो आप इससे ये कर सकते हो कि ये अच्छा ये पार्टिकल इन 1D का एक क्वेश्चन हो सकता है किसमें लेंथ भी दिया है और क्वांटम मैकेनिकल स्टेट भी पूछा हुआ है आपको। तो सबसे पहले तो आप इसमें एनर्जी की वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले आप एनर्जी की वैल्यू निकाल लो कि n² h² अपॉन 8ml²। पहली इक्वेशन तो इसकी ये हो जाएगी। सेकंड, आपको मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन नहीं बताओ, ½ mv²। अब देखो पिछले उसमें डेरिवेशन में मैंने p² अपॉन 2m रखी थी इसमें, क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत थी इसकी, हमें लैम्डा में लाना था, तो इसलिए मैंने इसको p² अपॉन 2m रखी थी, ½ mv² नहीं रखी थी। अब यहाँ पे आपको ½ mv² रखना होगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्मूला पुट करोगे, या आपको ऑन द स्पॉट सोच रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला पुट करके आंसर आना है, तो इधर हम ½ mv² पुट करेंगे। हमें पता है कि जो इनसाइड द बॉक्स है वहाँ पे पोटेंशियल 0 होता है, तो इसलिए पोटेंशियल 0 करो। ठीक है, जो हमने ऊपर किया था इक्वेट वही सेम इक्वेट इसमें करना है कि En इज इक्वल्स टू EK। यहाँ से हमारा आ जाएगा ½ mv² इज इक्वल्स टू n² h² अपॉन 8ml²। अब क्वांटम मैकेनिकल स्टेट हमें निकालना है, मतलब हमें यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी, किस स्टेट में प्रेजेंट है वो। इनडायरेक्टली क्वेश्चन वही पूछ रहा है, तो इसमें बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि एग्जैक्टली निकालना है क्या है। तो इसमें निकालना हमें है उस स्टेट की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम n² की वैल्यू निकाल लेंगे। n² की वैल्यू आ जाएगी m² v² l² अपॉन h²। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो, तो n की वैल्यू आ जाएगी n 2m vl अपॉन h। तो ये हमारी n की वैल्यू आ गई। मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन में पूछा है क्वांटम मैकेनिकल स्टेट, ये अगर आपने निकाल दिया है तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। यहाँ आपने एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर लिए, क्योंकि हर कोई ये इक्वेशन डिराइव करके नहीं ला रहा है, वो सिंपली न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट कर देगा और आंसर ले आएगा। ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पे कि क्वांटम मैकेनिकल स्टेट ये है उस पार्टिकल की। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है।
अब n इज इक्वल्स टू 2 इंटू मास की वैल्यू पुट करो, वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो, एल की वैल्यू पुट करो, अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो। ठीक, ये मैं वैल्यू पुट नहीं कर रही हूँ, ये आपका काम है। तो इसका आंसर सीधे सीधे मैं बता दे रही हूँ, 10⁻37 इसका आंसर आ रहा है। अब आप देखो 10⁻37 मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है। अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि अगर n बहुत ही बड़ा है तो पार्टिकल कहीं भी मौजूद हो सकता है, 0 से लेके l के बीच में कहीं भी मौजूद हो सकता है। ये क्या डिराइव करता है, हमारा बोर्स करस्पॉन्डेंस थ्योरी को डिराइव करता है। मतलब कि जो हमारे जो क्वांटम मैकेनिकल स्टेट है वो क्लासिकल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्लासिकल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप लिखोगे तो आपको यहाँ भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। ये एक अलग एक्सप्रेशन ये एक अलग इम्प्रेशन देगा आपके जो आंसर चेकिंग कर रहे हैं उनको, कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट पता है। आप लिखो एज पर द बोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी। ठीक है, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बताना नहीं है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आपको आंसर राइटिंग अप्रोच भी मैं बताऊंगी कैसे लिखना है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बोर्स करस्पॉन्डेंस थ्योरी ज़रूर लिखना, अपनी मर्जी से मत लिखना। ये क्वांटम मैकेनिकल स्टेट बराबर होता है क्लासिकल बिहेवियर से, अपनी मर्जी से नहीं, किसने दिया है उसका रेफरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब आप इसके न्यूमेरिकल्स पीएसपी से लगा लेना। जो टॉपिक्स आपको ना क्लियर हो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको डाउट क्लियर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आपको PYQs करा दूंगी। जो अभी तक मैंने जो वीडियोस करे हुए हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के, जो PYQs आए हुए हैं जितने हो सकते हैं मेरे से एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर से, मैं उसको निकाल के क्वेश्चंस को आपको करा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।